Very good morning. राजेश यादव, अभय शुक्ला, स्वाति प्रिया, कुलदीप, महावीर प्रताप, ऋषिराज, भवानी मोदी, मुकेश कुमार, इंसान, अमित कुमार, and all of you. रिचा सिंह, पुनीत कुमार, सबका नाम पता है, किसी की शक्ल देखी नहीं आज तक। एक अभिषेक मिला था मुझे रोड पे, और तो किसी की शक्ल नहीं देखी। हर्षित, वेद प्रकाश, मैं बहुत अच्छा हूँ। मोदी जी, गुड मॉर्निंग गायत्री, उमेंद्र, अलिश्ना खान, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद आप लाइव आए अलिश्ना। अभी भी देखो जो कोरोना की स्थिति है या जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने अलर्ट जारी किया है, तो क्लास एंड हो जाने के बाद वीडियो रहेंगे। कितने दिनों तक रहेंगे इसका तो मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बार हम बात करते हैं। गूगल मीट कर लेते हैं एक दिन, ये बहुत अच्छा आइडिया है। कुलदीप, हाँ तुम मिले थे हमसे, करेक्ट। परवेज आलम, रुपेश बघेल, जूम मीटिंग कर लो सर जी किसी दिन। हर्षित अग्रवाल, सजेशन सही है। अभी देखो क्या है ना कि हम कहीं भी जाते हैं, बड़े ही छोटे से डिस्ट्रिक्ट के एक जगह में गए, रजिस्ट्रार बैठा हुआ था, तो रजिस्ट्रार मुझे देखा और अपने चेयर से खड़ा हो गया, नीचे आ गया, प्रणाम किया। सारे लोग वहाँ पे हतप्रभ थे कि ये कौन आदमी है भाई, क्योंकि एक छोटे से सब डिवीज़न के लिए रजिस्ट्रार बड़ा पद होता है, और बड़ा पद है भी, एक प्रकार का वो जुडिशियल अथॉरिटी है ना रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये घटनाएं मेरे जीवन में हर पल घटते रहती है। आज अगर हम सोचते हैं कि मैंने क्या पाया, तो उसमें जो मुझे सबसे जो बहुत अद्भुत खुशी देती है वो यही है कि मेरे स्टूडेंट्स हर कॉर्नर पे खड़े हैं, हर डिपार्टमेंट में बैठे हैं। इंसान, धन की अपनी एक व्यथा है। धन है ना, वो एक हाथ से आता है, दूसरे हाथ से निकल जाता है। लोग धनवान के घर में चोरी डकैती भी कर लेते हैं, सब कुछ होता है। सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है, ठगी होती है, लूटने वाले गाली अलग से देते हैं। तो धन की अपनी जो व्यथा है ना, वो बहुत, धन के बिना देखो जीवन चलता नहीं है, ये भी हम आपको बताते हैं। इसके बिना कोई सम्मान नहीं देता, कोई आपको कुछ समझता ही नहीं है, अनटिल आप इस दुनिया से बाहर न रहने लगो। तो हम तो ये चाहते हैं कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये धनवान भी बने, सिर्फ बुद्धिमान नहीं, धनवान भी बने। मेरे पास अगर आशीर्वाद देने की ताकत होती तो हम जरूर चाहते कि आपकी आर्थिक उन्नति हो, क्योंकि मैंने देखा है कि आर्थिक उन्नति के बिना समाज में कहीं सम्मान नहीं है। लेकिन वही गलत मीन से अगर करोगे तो फिर वो सम्मान कहाँ मिलेगा, वो तो फिर तुम्हारे लिए दुर्भावनाएं फैल जाएंगी। लालू जी वाला हालत होगा, 50,000 करोड़ की संपत्ति किस काम की है, सब खत्म हो गया। बेटा सब वैसे ही
चीफ मिनिस्टर मान लो बन भी जाता है तो फिर भी जो व्यवहारिक पक्ष है, जो एक डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, जो एक कहना हम ये चाह रहे थे कि बहुत मेहनत और ईमानदारी से किए गए अच्छे कर्म का परिणाम यश के रूप में मिलता है इंसान को, और यश प्राप्त करना बहुत ही दीर्घकालिक प्रक्रिया है, बहुत ही दीर्घकालिक प्रक्रिया है। एक ऑफिसर के रूप में आपका नाम आपके ईमानदारी पूर्वक किए गए काम के कारण ही जाना जाएगा, और जब आप जाओगे लोग आपके विषय में बात करेंगे, आपका ट्रांसफ़र होगा तो लोग रोने लगेंगे, तब आपको लगेगा कि यार, तब आप भी रोओगे, देखना आप भी रोओगे और आपको भी लगेगा कि यार जीवन सफल है मेरा। अभी किसी काम के सिलसिले में हम एक डिस्ट्रिक्ट के एसपी से मिलने गए, तो आदित्य था, मेरा स्टूडेंट नहीं था लेकिन मुझे जानता था। ऐसे ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें घटते रहती है। अभी हम एक और पिछले सैटरडे को थे मानेसर में, एक जगह हमारे सीनियर्स लोग पार्टी कर रहे थे, तो हम भी उसमें इनवाइटेड थे, जूनियर आलोक। तो हम वहाँ पे गए और वहाँ पे कई डीएम और सीनियर आईजी ऑफिसर्स आए हुए थे। फिर उनसे बात करने पे जो एक डीएम था वो बोला कि कुछ अच्छे शब्द, जानते हैं आपको, नाम बहुत सुना हुआ है, तो ये खुशी देती है। हम तुमको बस ये बताना चाह रहे हैं कि खुशी क्या देती है। पहले खुशी देगी वस्तु, सामान, नया नया चीज़ खरीदोगे तो तुमको खुशी देगी। तुम बाइक खरीदोगे, कार खरीदोगे, घर खरीदोगे, तो पहले जीवन के पहला क्वार्टर है उसमें यही खुशी देती है। लेकिन उस वक्त हम लोग को वास्तविक खुशी का ज्ञान नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मुझे भी नहीं था। हम भी कोई ब्रांडेड कपड़ा खरीद के, तो एक दो गाड़ी खरीद के, तो कुछ ऐसे ही घर खरीद के, ज़मीन खरीद के खुश होते थे कि अच्छा चल रहा है मेरा। तो लेकिन अंदर में जो क्या बोलूँ उसको मैं, जो एक उद्वेलित मन था, उससे शरीर और मन और बॉडी सब डिजेनरेट कर रहा था। तो आप लोगों को शुरू से ही ये सीखना है कि अंदर से शांत और खुश कैसे रखना है। और जो भौतिक चीज़ें हैं वो अपने जीवन में आती रहती हैं, जाती रहती हैं। उसके कामना के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ा उठाना और बहुत अथक प्रयास करना, इसका कोई बहुत फल निकल करके सामने नहीं आता है। आपके साथ चाय, और चाय के साथ हमारी एक परंपरा थी कि हम ऑफलाइन क्लास में शनिवार को सुबह सुबह जब क्लास में जाते थे तो कम से कम 30-40 मिनट इधर उधर की बात करते थे। वैसे भी हर क्लास में मेरा फिक्स है कि अगर 2.5 घंटे का क्लास है तो आधा घंटा हम इधर उधर का बात करेंगे ही करेंगे। वो इधर उधर का बात नहीं होता है, वो बहुत लोगों के दिल को, मन को टच करता है और बहुत लोगों के अंदर में एंगर भी लाता है। बहुत लोग उसी बात को लेकर के गाली देते हैं
ज्योग्राफी से तो आज तक किसी ने कहा ही नहीं और न किसी को कहना चाहिए कि ज्योग्राफी पढ़ने समझने में किसी को समस्या आई हो। जिसको आज समस्या आ रही है वो 6 महीने बाद खुश हो जाता है। वही नोट्स पढ़ करके वही व्यक्ति खुश होता है, हम जानते हैं सब। वही व्यक्ति मेंस लिखने जाता है तो वहां सोचता है कि यार यही लिख दिए होते तो कितना अच्छा होता। अच्छी चाय बनी है। आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड YouTube पे डालेंगे, चाय बनाने की एक अन्य विधि। हम आपके SMS नहीं देख रहे हैं, क्या पता कौन क्या कमेंट लिख दे। वैसे कोई लिखता नहीं है, मुझे मालूम है बहुत प्यार करते हो तुम लोग, मुझे सब मालूम है। कई बार हम भी कुछ कुछ 2-4 लाइन पढ़ करके और इरिटेट हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं है, उन चीज़ों को मन से दिल से हटाना है। आज प्रद्युम्न लगता है लाइव क्लास में है ही नहीं। भाई हम तुमको मिस कर रहे हैं। कमल यादव पता नहीं कहाँ है, तुमको भी क्लास में मिस कर रहे हैं। लाइव क्लास में आओ, कुछ लिखो, ताजगी बनी रहती है। कई बार हम समझते हैं कि शब्द दोष होता है, भाव दोष नहीं होता है। कई बार हम लोग के अंदर में अच्छे भाव रहते हैं, लेकिन उस अच्छे भाव को व्यक्त करने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो अलग हो जाता है। और वो पैटर्न हम लोग अपने समाज और माँ बाप और भाई और अन्य लोगों से सीखे होते हैं, इसलिए उन्हीं की लैंग्वेज में हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कई बार हो जाता है कम्युनिकेशन में इस तरह के मुद्दे आते हैं। चलो अब पढ़ाई करते हैं। मृदा का वितरण हमने बताया था। अब लिखो मृदा अपरदन एवं संरक्षण। मृदा अपरदन एवं संरक्षण। देखने में विषय बहुत ही सरल लग रहा है, लेकिन इस विषय को भी ऐसा किया जा सकता है, साइंटिफिक बनाया जा सकता है कि इसमें मार्क्स आपको बहुत अच्छा मिले। वेदों में एक शब्द लिखा है, आपके कुछ SMS पढ़े मैंने, अच्छा लगा। उसमें रुपेश ये लिखा है, स्वद्वीपो भव, स्वयं में दीपक बनो, जलो और प्रकाश दो। और जीवन का अर्थ क्या है? वाई वी एग्जिस्ट, वाई शुड वी एग्जिस्ट, एंड वॉट इज द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, आवर एग्जिस्टेंस। ये प्रश्न आज तुम्हारे अंदर नहीं उठेगी, क्योंकि तुम लोग इतने युवा हो। 20-25 साल में तो इंसान की कामनाएं, वासनाएं, उसकी ऊर्जा, उसका हार्मोन सब इतना स्ट्रांग होता है कि वो विवेक, यौवनस्य तिमिरांधस्य, यौवन में जो तिमिर अंधकार होता है, हम उस फेज से गुजरे हैं। युवा तो हम भी थे, लेकिन युवा से जब आप मैच्योर में प्रवेश करते हो तब आपको बहुत कुछ दिखने लगता है लाइफ के बारे में। एक अद्भुत लाइन बता देते हैं तुमको। एक व्यक्ति है सलील अंकोला। सलील अंकोला की वाइफ है रिया अंकोला। उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, अद्भुत कहानी है। सलील अंकोला क्रिकेटर भी थे और
he lost his father few days back. तो सलील अंकोला की वाइफ रिया अंकोला एक डॉक्टर हैं, इलाहाबाद से ही हैं तो रिया बनर्जी। तो हम कहना ये चाह रहे थे कि रिया बनर्जी ने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल में लिखा है कि मैं जिन जिन घटनाओं को, व्यक्तियों को या जिन परिस्थितियों को लेकर के व्यथित थी, वो सब कुछ अर्थहीन था। काश मैंने अपने युवा काल के, अपने उस जिंदगी के उस भाग में इन व्यर्थ व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं के विषय में नहीं सोचा होता तो मेरी जिंदगी कितनी सुखद होती। घटनाक्रम में कोई चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर में चेंज कर सकते हो ना। उसी घटनाक्रम को देखने का नजरिया अलग रख सकते हो। इसी को तो ऊर्जा कहते हैं, इसी को तो पॉजिटिविटी कहते हैं। आप लोग लिखते रहते हो बहुत, सर आपको देख के ऊर्जा आती है। हम जहां भी ट्रेन में भी बैठते हैं तो वहां भी अगर 10 लोग हमारे आसपास में बैठे हैं तो वहां पे शुरू हो जाता है एक बहुत मधुर सा डिबेट। हम शुरू कर देते हैं, आपस में जान पहचान शुरू कर देते हैं। कहीं कुछ यंग जनरेशन के बच्चे भी बैठे हुए हमको मिल जाते हैं तो हम अंतराक्षी लेकर के घुस जाते हैं। कहीं पे ड्राइव करके जा रहे हैं, कहीं गांव के बच्चे ताड़ के पेड़ के लकड़ी से क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां भी खेल लेते हैं। अगर हर आदमी सोचते रहेगा कि स्टेडियम बनाऊंगा तब क्रिकेट खेलूंगा, तब मजा आएगा और दुनिया ताली बजाएगी और मैं छक्का मारूंगा, एक कल्पना करने वाले लोग जीवन भर कल्पनाशील घर में बैठे रहते हैं। कुछ नहीं होता है इनसे। इसलिए इट इज बेटर टू कम आउट ऑफ योर कार, ड्रॉप आउट फ्रॉम योर साइकिल से जा रहे हो तो साइकिल से उतर के उस क्षण को खेल लो, उस क्षण को जी लो, उन गंदे बच्चों के साथ, उन गरीबों के साथ, उन जो भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि गरीब देख करके जाओगे तो खुशी मिलेगी। अमीर का क्लब है, वहां भी खेल लो अगर मौका देता है तो। ऐसा कुछ नहीं कि चैरिटी तुम तभी कर सकते हो जब तुम करोड़ों के बन जाओगे, कुछ नहीं ऐसा होता। आज भी किसी को 2 बिस्किट दे सकते हो। पार्ले जी का बिस्किट 5 रुपए का आता है, आधा खा सकते हो, और 2 रुपए का बिस्किट किसी को दे सकते हो। मतलब एक हम बात कह रहे हैं, हम लोग सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं जीवन को लेकर। ये होगा तब ये होगा, ये जब तक होगा नहीं तब तक हम ये कैसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। खैर छोड़ो, चलो आज सैटरडे है भी नहीं। लिखो मृदा अपरदन। हमने चाय के लिए कहीं मैंने मना नहीं किया है रुपेश, नेवर। मैंने सुबह खाली पेट में चाय के लिए मना किया है। मैं चाय का बहुत बड़ा भक्त आदमी हूं। दिन में मुझे 2 बार चाय पीना होता है, हाफ कप 2 बार, यानी टोटल 1 कप चाय। चाय में कैफीन है और ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। तो कई बार आप, जैसे मान लो कि आज सुबह मैं 5:30 उठा तो मेरे लिए 4 घंटा हो चुका है ना सुबह का। और सुबह मैंने अदरक और कई सारी चीज़ों को मिलाकर के एक सिरप बना हुआ है, उसको पहले पिया। फिर मैंने पोहा मूंगफली खाया, एक एग खाया उसमें डाल करके, तो 1 एग सम मूंगफली पोहा, इसको मैंने मिश्रित करके पका करके और खाया। उसके खाने के 1 घंटे बाद आपसे जब आपके सामने आए तब मैंने 1 कप चाय लिया। तो ये मेथड अच्छा है चाय लेने का। दूसरा चाय हम कब लेंगे? शाम को 4 बजे, 6 बजे नहीं, क्यों लंच 1:30 बजे लेंगे, उसके 1.5-2 घंटे बाद 1 कप चाय लेंगे। बस गलत नहीं सुना करो, मुझे मिस इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। अब लिखो मृदा अपरदन क्या है।
देखो, मृदा अपरदन का अर्थ है डिटैचमेंट एंड रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, मृदा कणों का विलगाव या विलगत्व एवं विस्थापन। विलगत्व एवं विस्थापन। जिससे मृदा की गुणवत्ता, भौतिक गुणवत्ता अथवा जैव उत्पादक क्षमता का ह्रास हो, जैव उत्पादक क्षमता का ह्रास होता है। देखो, मृदा अपरदन एक प्राकृतिक क्रिया है। मृदा अपरदन एक प्राकृतिक क्रिया है जिससे मृदा पारितंत्र में गुणवत्ता का स्थायी ह्रास नहीं होता, स्थायी ह्रास नहीं होता, क्योंकि पारितंत्र स्वपोषित एवं स्वनियमित होती है।
सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ रेगुलेटेड, स्वपोषित एवं स्वनियमित होती है, जिसमें होम्योस्टैटिक बैलेंस, जिसमें होम्योस्टैटिक बैलेंस, अब हिंदी में भी यही रहेगा, होम्योस्टैटिक संतुलन, कायम रहता है। होम्योस्टैटिक बैलेंस कायम रहता है। देखो, परंतु यदि मृदा क्षरण मानव जनित क्रियाओं से उत्प्रेरित है, मानव जनित क्रियाओं से उत्प्रेरित है, तब वह एक्सिलरेटेड सॉइल इरोजन कहलाता है, त्वरित मृदा अपरदन कहलाता है। एक्सिलरेटेड सॉइल इरोजन कहलाता है। तथा यह मृदा की गुणवत्ता का या मृदा की गुणवत्ता में मृदा की गुणवत्ता का स्थायी ह्रास हो जाता है। मृदा की गुणवत्ता का स्थायी ह्रास होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। मृदा अपरदन एवं मृदा क्षरण में अंतर है। अब दो शब्द है, मृदा अपरदन, मृदा क्षरण। तो मृदा अपरदन में, मृदा क्षरण में अंतर है।
मृदा क्षरण एक व्यापक शब्द है, होलिस्टिक टर्म है, एक पूर्ण है। जिसके अंदर या जिसमें स्वस्थानिक एवं गैर स्थानिक दोनों ही प्रक्रियाएं, स्वस्थानिक एवं गैर स्थानिक दोनों ही प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। अर्थात मृदा क्षरण में मृदा अपरदन प्लस, ऐसे लिख लो, मृदा क्षरण में मृदा अपरदन प्लस मृदा में विषाक्तता, टॉक्सिफिकेशन ऑफ द सॉइल। यूट्रोफिकेशन इन द सॉइल, मृदा में सुपोषकता, प्लस मृदा में लवणता एवं क्षारीयता, प्लस मृदा में निछालन एवं अम्लीकरण, मृदा में निछालन एवं अम्लीकरण।
मृदा अपरदन और क्षरण में क्या अंतर, ये बताओ। लिखो, एक लाइन और लिख लो। लिखो इस प्रकार, इस प्रकार नहीं, अतः मृदा क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें गुणवत्ता अथवा उत्पादक क्षमता का ह्रास अपरदनात्मक क्रियाओं एवं स्वस्थानिक क्रियाविधियों दोनों ही माध्यम से संभव है। अब लिखो मृदा अपरदन के नियम। मृदा अपरदन के नियम। पहला नियम, यदि जल के प्रवाह गति को या जल के प्रवाह गति में दुगना परिवर्तन किया जाए तब अपरदनात्मक क्षमता टू इज टू पावर 2 अर्थात 4 गुना बढ़ जाती है। एवं परिवहन क्षमता में 2 इज टू पावर 6 2 इज टू पावर 6 64 गुना बढ़ोतरी होती है। 64 गुना बढ़ोतरी होती है।
दूसरा लिखो, यदि नदी जल के आयतन में दुगना परिवर्तन किया जाए तब भी परिवहन क्षमता में 2:6 गुना वृद्धि होती है। नेक्स्ट लिखो, एक और लिखो, सैंड, सिल्ट एवं क्ले, बालू, गाद एवं मृतिका बालू, गाद एवं मृतिका में सर्वाधिक परिवहन गाद का होता है, क्योंकि बालू के कण बालू के कणों का द्रव्यमान भार अधिक होता है, अतः उनका लॉन्ग डिस्टेंस परिवहन नहीं होता, अधिक दूरी तक परिवहन नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जबकि मृतिका इतनी सूक्ष्म होती है, मृतिका इतनी सूक्ष्म होती है कि वह आवेशित होकर ससंजकता की दशा में बालू कण के साथ प्राप्त होती है। अतः गाद का विस्थापन सर्वाधिक एवं अधिकतम दूरी तक होता है। इसका उदाहरण है बाढ़ के मैदान क्षेत्रों का बाढ़ के मैदान क्षेत्रों का एवं डेल्टा क्षेत्रों का
गाद के द्वारा निर्मित होना या गाद का आधिक्य होना, गाद का आधिक्य होना। ये जो डिस्कशन चल रहा है उसमें अब तक जो भी मैंने लिखवाया उसको समझने का भी प्रयास करो। वैसे समझ में आया भी होगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब समझो, मैंने कहा मृदा अपरदन का क्या मतलब है। मृदा अपरदन का मतलब है कि जब तक मृदा के पार्टिकल्स का पृथकत्व ना हो, विलगत्व ना हो, विस्थापन ना हो, तब तक हम लोग अपरदन नहीं करते। कहते हैं मान लो कि मृदा स्वस्थानिक है, अपने ही जगह पर है, किसी भी कण का विस्थापन नहीं हुआ, लेकिन उस मृदा की गुणवत्ता का ह्रास हो गया केमिकल फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से, जल जमाव से, वाष्पीकरण से, बहुत सारे कारणों से मृदा के गुणवत्ता का ह्रास हो सकता है। तो ये जो ह्रास हुआ है स्वस्थानिक, इसको अपरदन नहीं कहते, इसको क्षरण कहते हैं। लेकिन क्षरण में दोनों है, मृदा अपरदन को भी क्षरण कहते हैं और जो स्वस्थानिक क्रियाओं से मृदा की गुणवत्ता का ह्रास हुआ उसको भी क्षरण कहते हैं। कितने लोगों को स्पष्ट हुआ, जल्दी बताओ। जब समझाएं तो कान खोल के सुना करो, अंदर प्रवेश करे। ओके, तो मृदा क्षरण, मृदा अपरदन एक शब्द नहीं है। आपका जवाब आ गया, थैंक यू। दूसरा मैंने समझाया कि जो मृदा अपरदन प्रकृति के द्वारा स्वयं की जाती है, प्रकृति में ही बाढ़ आ गया, प्रकृति में ही वॉट लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन आ गया। तो जब प्रकृति स्वयं अपरदन करती है तो उससे प्रकृति के पारितंत्र में कोई ह्रास नहीं होता, अल्पकालिक परिवर्तन होता है ये। लेकिन जैसे ही मानव का हस्तक्षेप हो गया, पर्वत से वृक्षों को हटा दिया मानव ने, कंस्ट्रक्शन कर दिया, अब जब अपरदन हुआ तो प्रकृति उसमें रिडेम्पशन नहीं कर पाती है, भरपाई नहीं कर पाती है। तब हम लोग कहते हैं उसको एक्सिलरेटेड सॉइल इरोजन। तो जो मैन इंड्यूस्ड सॉइल इरोजन है वो एक्सिलरेटेड सॉइल इरोजन है और वही प्रॉब्लमैटिक है। त्वरित मृदा अपरदन जिसको कहते हैं, मैन इंड्यूस्ड, मानव जनित। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि मृदा अपरदन के नियम कौन से हैं। तो नियम को आप ध्यान से पढ़िए कि अगर जल के वेलोसिटी में दुगना वृद्धि किया जाए, आयतन में दुगना वृद्धि किया जाए, तो अपरदन में, परिवहन क्षमता में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। फिर आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया, बहुत कम लोगों को ये सब चीजें ज्ञात है कि यदि हम मृदा के अपरदन को जब हम लोग देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो ये पता चलता है कि मृदा में तो सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों पदार्थ है, लेकिन सैंड का और क्ले का अपरदन नहीं होता है, सिल्ट ही बह जाती है, सिल्ट निकल जाता है मृदा से। उसका कारण भी मैंने आपको लिखवा दिया। मुझे आशा है आपके समझ में भी आ रहा होगा।
मॉर्निंग में सत्तू लेना ठीक रहेगा सर, बिल्कुल ठीक रहेगा। सत्तू लीजिए और उसमें 2 चम्मच घी मारिए पहले गाय का। अब देखिए प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। मैंने देखा है गांव में लोग सत्तू में घी डाल करके, थोड़ा सा दूध डाल करके और उसको गांठ बना के उसमें गुड़ डाल करके और उसको गोला बना के खाते थे सुबह में। देखा है मैंने, बहुत ही पावरफुल चीज़ है, अद्भुत है। सत्तू के ड्रिंक्स के ऊपर में तो अब बड़े बड़े प्रोग्राम्स आने लगे हैं यूट्यूब चैनल पे, और सत्तू का तारीफ देखोगे तो लोग, तो हम लोग पहले तो बेसन का पकौड़ा खाने लगे बीच में, उसके बाद अब वापस सत्तू पे लौटिए। ओके, अब आपको FAO की परिभाषा लिखनी है। मृदा अपरदन पर या मृदा अपरदन के को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, तो FAO का एक परिभाषा है, सॉइल इरोजन इज द फंक्शन ऑफ, फास्ट लिखो, सॉइल इरोजन इज द फंक्शन ऑफ पैतृक चट्टान, ढाल, उच्चावच, पैतृक चट्टान, ढाल, उच्चावच, जलतंत्र हाइड्रोलॉजी, अपवहन तंत्र ड्रेनेज, वेजिटेशन वनस्पति, डॉट डॉट डॉट, M मैन टू द पावर T, सब समय से बंधा हुआ है। अब इसकी व्याख्या करनी है। सॉइल इरोजन फंक्शन है इन चीजों का। मान लो पेरेंट रॉक है, पेरेंट रॉक अगर कठोर है तो पेरेंट रॉक, स्लोप, ढाल अगर तीव्र है, रिलीफ अगर फ्लैट है या उच्चावच बना हुआ है, हाइड्रोलॉजी, जल स्तर कहां तक है, नीचे से मृदा का जल स्तर कहां तक है, ड्रेनेज, जल का निकास कैसा है, वेजिटेशन, वनस्पति कितनी है, मैन, मानव की क्रियाएं किस प्रकार की है, ये सब निर्धारक होता है मृदा अपरदन का। एक और है, soil erosion is the product of erodibility into erosivity, erosivity।
इरोडिबिलिटी का मतलब क्या है, इसको लिखो। इरोडिबिलिटी का अर्थ है मृदा की प्रतिरोधिता अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ इरोजन। अपरदनात्मक शक्तियों के विरुद्ध मृदा की प्रतिरोधिता। हिंदी लिखिए, अपरदनात्मक शक्तियों के विरुद्ध मृदा की प्रतिरोधिता, ये इरोडिबिलिटी होता है। दूसरा है इरोजिविटी। इरोजिविटी, इरोजिविटी का मतलब है अपरदनात्मक शक्तियों की क्षमता। अपरदनात्मक शक्तियों की क्षमता। अपरदनात्मक शक्तियों की क्षमता। ये इसको देखो और समझो। ये सब लिखने से तुम्हारे गुणवत्ता उत्तर आंसर राइटिंग में क्वालिटी बढ़ जाएगा। और हमने कहीं इसे खुद से नहीं क्रिएट किया हुआ है। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का विंग है जो कि रोम में अवस्थित है। आगे आइए, अब लिखो मृदा अपरदन के एजेंट्स, कारक एवं क्रियाविधियां। एजेंट्स एवं क्रियाविधियां। तो एजेंट्स में सबसे पहला तो होगा रनिंग वाटर, रिवर या रनिंग वाटर। दूसरा होगा हिमनद, हिमनद से भी अपरदन हो सकता है। तीसरा होगा पवन। मुख्य रूप से ये 3 एजेंट्स हैं जो कि मृदा अपरदन करते हैं। रिवर में, या इसको रिवर की जगह तुम कर दो जल अपरदन, ज्यादा बेहतर है। जल अपरदन। हिमनद की जगह आप कर सकते हो हिम अपरदन, और ये हो जाएगा वायु अपरदन। ये अपरदन का प्रकार हो गया। और हिमनद और पवन और नदी क्या हो गया? एजेंट। समझ में आ रहा है ना? एजेंट मतलब कारक हो गया, और ये अपरदन का प्रकार हो गया। तो जल अपरदन में सबसे पहला होता है, एक सीक्वेंस हम बना रहे हैं, रेन ड्रॉप इंपैक्ट। इंग्लिश में लिखने दो, फिर हिंदी करेंगे। पहला स्टेज वही है, सॉरी, पहला स्टेज है डिन्यूडेशन। रुको, एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट स्पेस चाहिए मुझे ज्यादा। सबसे पहला है डीवेजिटेशन। इससे होता है डीन्यूडेशन। इसके बाद होता है रेन ड्रॉप इम्पैक्ट, और फिर होता है
स्पिलवेजिंग, स्पिलवेजिंग। उसके बाद होता है इंट्रेंचमेंट, फिर होता है रिल इरोजन, फिर होता है हॉर्स शू इरोजन, फिर होता है गुली इरोजन, फिर होता है रेवाइन्स, फिर होता है रेवाइन्स, रेवाइन्स के बाद होता है बैडलैंड फॉर्मेशन, और फिर हो जाता है डिजर्टिफिकेशन। इस मॉडल को समझना है बहुत अच्छे से आप लोगों को। डीवेजिटेशन, वनस्पति रहित होना, या इसको आप निर्वनीकरण, वन का हटना, यह है नग्नीकरण, भूमि का नग्न हो जाना, यह है वर्षा टपक प्रभाव, और यह है रंध्रकूप, रंध्रकूप निर्माण। एंट्रेंचमेंट है गर्तीकरण, गर्त जैसा बनना। रिल है नल्लिका, नल्लिका अपर्दन। हॉर्स शू नहीं है, शू स्ट्रिंग है, थोड़ा सा यहां पे चेंज करना है। यह है शू स्ट्रिंग, शू स्ट्रिंग इरोजन। गली इरोजन है अवनलिका, अवनलिका अपर्दन। बैडलैंड होता है बीहड़, नहीं रेवाइन्स होता है बीहड़, और बैडलैंड्स होता है उत्खात भूमि, उत्खात भूमि निर्माण। डिजर्टिफिकेशन तो आपको पता ही है, यह है मरुभूमीकरण, यह है मरुभूमीकरण। इस पूरे सीक्वेंस को लिखिए, ये सब स्टेजेस है, प्रत्येक स्टेज में अलग अलग प्रकार से अपर्दन हो रहा है। अब दो प्रश्न लिखो, तो लिखो पहला प्रश्न, जल अपर्दन के क्रियाविधियों को सोदाहरण समझाएं।
बना लिया? कितने लोगों को समझ में भी आ गया? अभी हम समझाते हैं। दूसरा प्रश्न लिखो। लिखो, बैडलैंड टोपोग्राफी यानी उत्खात भूमि, बैडलैंड टोपोग्राफी के निर्माण की क्रियाविधियों को स्पष्ट करें या सोदाहरण स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न लिखो, मरुभूमीकरण पेपर 2 में लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस में एक टॉपिक है, उसको अभी यहां पढ़ा रहे हैं। बाद में तो लड़का बोलता है ये कुछ टॉपिक छोड़ दिए, उनको याद ही नहीं रहता है कि हम कौन सा टॉपिक कहां पढ़ा है। तो आप लिखिए, मरुभूमीकरण की क्रियाविधियों को क्रियाविधियों की व्याख्या करें, सोदाहरण व्याख्या करें। 3 प्रश्न एक ही चार्ट में छुपे हुए हैं। अब देखो, इसमें डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला स्टेज है जब आपने वृक्षों को और चारागाह को आपने खत्म कर दिया। तो यहीं पे आप क्या करते हैं, डीवेजिटेशन कर रहे हैं, वेजिटेशन को हटा रहे हैं मानव के द्वारा। तो क्या क्या डीवेजिटेशन का कारण हो सकता है? निर्वनीकरण, और हो सकता है अति पशुचारण, और हो सकता है अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली। ध्यान से देखिए, केस स्टडी मालवा, नॉर्दर्न मालवा, या इसी को हम लोग कहेंगे चंबल यमुना बेसिन का केस स्टडी ले लिया। इसको जल्दी बनाओ, ये स्टेज 1 है हमारा। स्टेज 1 यही है। दूसरे स्टेज में आओ तो डिन्यूडेशन ऑफ द लैंड हो गया, लैंड से वेजिटेशन खत्म हो गया। अब हम बहुत सारा डायग्राम्स तो नहीं बनाएंगे, आपको देख देख करके समझना है। अब यहीं पे होता है रेन ड्रॉप इंपैक्ट, वर्षा की बूंदें नीचे टपक रही हैं, वेजिटेशन खत्म, तो वर्षा के बूंदों के प्रहार से इस तरह से गड्ढे बन जाते हैं चारों तरफ। देखो, ये इसका जो कण है मृदा का, वो टूट करके बाहर निकल जा रहा है, इस तरह से निकल जा रहा है बाहर। और मृदा में छोटे छोटे रंध्र, छोटे छोटे गड्ढे, रंध्रकूप कहते हैं उसको, छोटे छोटे रंध्रकूप बन जाते हैं। समझ में आया? ये जो रंध्रकूप बन गए हैं, ये जो ऊपर से पानी आ रहा है, यही है रेन ड्रॉप इंपैक्ट। और जो नीचे ये बना हुआ है, यही है तुम्हारा रंध्रकूप। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? स्पिल वेजिंग।
समझ में आया? ये क्या है? वर्षा जल। ओके, इसके बाद का स्टेज क्या होगा कि ये जो रंध्र कूप बने थे वो कूप आपस में सब जुड़ जाते हैं, और सभी कूपों के जुड़ने के बाद जब उसमें लाइन की तरह जल का प्रवाह होने लगता है तो यही कहलाता है इंट्रेंचमेंट, गर्तिका निर्माण। ये इंट्रेंचमेंट हो गया। और इंट्रेंचमेंट के बाद फिर होता है यही, ये जो इस तरह से सर्पीली फिंगर लाइक धाराएं बन रही है सतह पर मृदा के, इसी को हम लोग कहते हैं रिल। रिल कहते हैं, ध्यान से देखते रहो। और रिल को ही अगर दूसरा रिल इस तरह से काटने लगेगा, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं शू स्ट्रिंग। शू स्ट्रिंग इरोजन ही हो जाता है। और यही रील जब ज्यादा गहरा और गड्ढा हो जाएगा तो बन जाएगा गली, अवनलिका। और अवनलिका की आकृति और गड्ढा बढ़ गया और वाइड हो गया तो वही हो जाता है बीहड़। और बीहड़ से और विभत्स हो गया अपर्दन तो बन जाएगा उत्खात। और उत्खात के बाद क्या होगा? मरुभूमिकरण। तो इसको आप डायग्राम के द्वारा प्रस्तुत करिए, लिखिए, दर्शाइए। ये जो तुम लिख रहे हो ना मुकेश कुमार इंसान, जिप्सम का प्रयोग, फॉस्फेट, ये सब मृदा में लवणता एवं क्षारीयता के गुण को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक मॉडल है।
अब इस मॉडल के बाद आप आइए हिमनद पे कि हिमनद के द्वारा कौन कौन सी क्रियाविधियां होंगी और कैसे अपर्दन होता है। तो हिमनद में पहला है एब्लेशन। एब्लेशन का मतलब है हिम पिघलन। हिम पिघलन, जहां भी हिम या ग्लेशियर हिमनद पिघल जाएगा वहां पे अचानक से पानी का फ्लो आएगा, वहां पे अपर्दन होता है एब्लेशन की क्रिया से। दूसरा होता है एब्रेजन, अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब है कि यदि मृदा पर हिम नदियां चल रही हैं तो चलने के क्रम में स्क्रैचिंग करता है, उसको खरोचता है, उसको एब्रेजन कहते हैं। खरोचना, मृदा को खरोचना, हिमनद के प्रवाह से मृदा को खरोचना। ये हम जानबूझ के बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं। प्रश्न की जो प्रकृति होगी वो थोड़ी अलग होती है, क्योंकि अब इतने बड़े प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको सब कुछ पढ़ाएं। क्या पता सिर्फ यही पूछ दे कि हिमनद से अपर्दन कैसे होता है। तो एब्रेजन है। तीसरा है एस्ट्रिएशन। एस्ट्रिएशन में आप लिखो, एस्ट्रिएशन में लिखो कि जब हिमनद मृदा के सतह पर मृदा के सतह पर संचरित होते हैं तब गोलाश्म, बजरी, एवं पत्थर के टुकड़ों के द्वारा मृदा पर खरोच के निशान उत्पन्न हो जाते हैं। जिन्हें एस्ट्रिएशन मार्क्स भी कहा जाता है, एस्ट्रिएशन चिन्ह भी कहा जाता है। और एक होगा कोराइजन। हिम नदियों के द्वारा मृदा में अपर्दन कैसे होता है उसकी, अब ये कहां पर होगा, तो ये होगा 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भाग पे। फिर होगा टैगा, टुंड्रा, परमाफ्रॉस्ट, इस तरह के क्षेत्रों में ये अपर्दन होता है।
प्रद्युम्न लाइव है, गुड, लव यू टू। अब कुछ लोगों के मन में शायद ये आ सकता है कि इन चीज़ों को हम बिल्कुल कथा की तरह 5-5 पेज में क्यों नहीं लिखवा रहे हैं। उसका कारण ये है कि इस कथा को लिखने का IAS-PCS किसी एग्ज़ाम से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन प्रक्रियाओं को जानना और इन शब्दों से परिचित होना ये एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। PT में भी मृदा अपरदन से बहुत सारा प्रश्न पूछता है और गहराई में जाकर पूछता है। मृदा संरक्षण से प्रश्न पूछा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, इसलिए आपको यहां ले जा रहे हैं ताकि आप एक ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो तो कैसा भी प्रश्न आए मृदा अपरदन से आप उसको सॉल्व कर दो। पवन पे आइए। वायु अपरदन से क्या क्या होता है, इसमें भी एक सुंदर सा मॉडल आपको देते हैं। तो सबसे पहले होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है अपवहन, पवन के द्वारा बालू का उड़ाना। डिफ्लेशन से क्या होता है, हैलोइंग। हैलोइंग का मतलब होता है गड्ढ निर्माण। ये होता है हैलोइंग, जहां से बालू उड़ गया वहां गड्ढा बन गया। हैलोइंग के बाद होता है सैंड ब्लास्टिंग, यानी जो बालू जिस भाग से उड़ा वो जाके कहीं और हिट करेगा, मृदा के भाग को हिट करेगा, वहां सैंड ब्लास्टिंग करेगा। तो सैंड ब्लास्टिंग से मृदा टूटने लगती है, जो वेजिटेशन है वो भी वहां बालू के नीचे दबने लगता है। इससे होता है सैंड ड्यून शिफ्टिंग। इसका मतलब है बालुका स्तूपों का विस्थापन। बालुका स्तूपों का विस्थापन। और इसके विस्थापन के बाद फिर क्या हो जाएगा, मरुभूमीकरण। यानी मरुभूमीकरण का दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा मॉडल तुम्हारे सामने है। तो आज मैंने आपको मरुभूमीकरण की 2 अलग अलग प्रक्रियाओं को समझा दिया है। स्ट्रिएशन के बाद था कोरोजन, कोरैजन। स्ट्रिएशन के बाद महावीर प्रताप का प्रश्न आया है कि सर हिमनद में स्ट्रिएशन के बाद आपने क्या लिखा था, वो कोरैजन था। उसका मतलब है मैकेनिकल इरोजन, यांत्रिकीय भौतिक अपरदन। हिमनद के द्वारा भौतिक अपरदन, जल के जैसे उसमें है कि जल के पिघलने से जो भौतिक अपरदन हो जाए, या हिम नदियों के हिमकण के मूवमेंट से भी कोई अपरदन हो जाए, वो उसमें सब सम्मिलित हो जाता है। यहां देखो, इसको डायग्राम पे लेते हैं। पहले एक डायग्राम बनाते हैं। आप देखो कि सबसे पहले तो ये है पवन तुम्हारा, सब लोग ध्यान से। तो पवन जब मृदा के सतह पर चलती है और वहां पे अगर निर्वनीकरण हो गया है तो सबसे पहले यहां भी वही शुरू होगा, निर्वनीकरण या डीवेजिटेशन से ही शुरू होता है सब कुछ। डीवेजिटेशन के बाद डिफ्लेशन काम करेगा। तो ये पवन चल रही है, तो यहां से देखो डस्ट पार्टिकल को उठाई, ऊपर शिफ्ट कर दी, गड्ढा बना, यहां से डस्ट को उठाई, आगे शिफ्ट कर दी।
यहां डस्ट को उठाई, आगे शिफ्ट कर दी। तो यहां जो नीचे की तरफ जो ये गड्ढा बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं हैलोइंग। और कई बार तो ये गड्ढा इतना बन जाता है कि वाटर टेबल को, जो ग्राउंड वाटर टेबल है, भौम जल जो नीचे का है, भौम जल, तो भौम जल तक ये नीचे पहुंच जाएगा। तो यहां पर वृक्ष भी निकल आते हैं। तो ये जहां पर वृक्ष निकल आएंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मरुद्यान। मरुद्यान कैसे बनता है वो भी देख लो। ओएसिस बन जाता है यहां पे, जहां पे हैलोइंग होता है। पवन के द्वारा डस्ट को, बालू को उठा करके फेंकने की प्रक्रिया क्या है? डिफ्लेशन, अपवहन। यही डिफ्लेशन है। और नीचे जो गड्ढा हो रहा है वो क्या है? हैलोइंग है। और यहां जो ये जो देखो, यहां जो ये सैंड गिर रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है? सैंड ब्लास्टिंग। यहां पे देखो सैंड ब्लास्टिंग लगातार हो रहा है। और ये जो इधर बालू का स्तूप धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये कौन सा हमारा है स्टेज? सैंड ड्यून शिफ्टिंग। सैंड ड्यून देखो शिफ्ट करते जा रहा है। और इसी तरह से यहां पर आगे बढ़ते चले जाओगे तो ये मरुभूमीकरण, इस दिशा में मरुभूमीकरण हो रहा है। तो एक ही मॉडल में तुम सब दिखा सकते हो। यह भी एक बहुत सुंदर मॉडल है, मरुभूमीकरण को स्पष्ट करता है। डायग्राम बनाओ। जल ग्रहण कर रहे हैं, आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम बन जाए तो मुझे तुरंत बताओ।
दिना Okay, done. Now coming to, अब लिखो मृदा संरक्षण एवं संरक्षण के उपाय। हर वर्ष पीटी में क्वेश्चन आता है। सॉइल कंजर्वेशन। अब सबसे ज्यादा हंसी तो तब आती है मुझे जब इस तरह के टॉपिक से प्रश्न आ जाए तो कुछ लोग लिखने लगते हैं कि क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आया है, कुछ लोग लिखने लगते हैं कि ये साइंस टेक से आया है, कुछ लोग लिखने लगते हैं फॉरेस्ट्री से आया है। ये जो कोचिंग वाले हैं, क्या बोलूं मैं, इनको क्या पता कि कहाँ से आया है। जब 18 क्वेश्चन पॉलिटी से है, 18 क्वेश्चन हिस्ट्री से है, तो ज्योग्राफी से, जो फिजिकल ज्योग्राफी से पीटी में 10-12 क्वेश्चन होता है, उसी को लोग 10-12 या 8-10 बताता है। और जो क्वेश्चन आ गया इन्वायरमेंट से, ज्योग्राफी से, या मृदा अपरदन से, या कृषि से, इस तरह से जो आ जाता है क्वेश्चन, उसको वो लोग अलग अलग बांट देता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर एग्जाम में एक ही प्रकार का जस्टिस है। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिला करके, जो कोर ज्योग्राफी, कोर इन्वायरमेंट है, उससे मिला करके कम से कम 18 से 30 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो मृदा संरक्षण में लिखो, मृदा संरक्षण का अर्थ क्या है। देखो, मृदा संरक्षण का अर्थ है, मृदा संरक्षण का अर्थ है प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, यानी परिरक्षण, परिरक्षण, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन यानी प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड परिरक्षण। लिखो, मृदा संरक्षण का अर्थ है प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन
एंड मृदा का संपोषणीय आर्थिक उपयोग, सस्टेनेबल इकोनॉमिक यूज, परिरक्षण, प्रिजर्वेशन का हिंदी हमको याद नहीं आ रहा है, परिरक्षण, प्रिजर्वेशन एवं मृदा का संपोषणीय विकास, मृदा का संपोषणीय विकास एवं आर्थिक उपयोग, जिसमें मृदा की गुणवत्ता में नेगेटिव चेंज, नकारात्मक परिवर्तन प्राप्त नहीं हो। फिजिकल क्वालिटी यानी भौतिक गुणवत्ता को मेंटेन रखा जाए या मृदा की उत्पादक क्षमता को मेंटेन रखा जाए। तो मृदा संरक्षण में 4 की टर्म आता है: प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज और उसके भौतिक गुणवत्ता को कायम रखना। बस आज इतना ही। कल मिलते हैं, कल मिलेंगे आपसे। कल क्या है, सैटरडे है, देखते हैं। कल अगर शनिवार है तो एक बार सोचना पड़ेगा मुझे। चलो ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।